आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम्स यानी कि प्रमेय और उन प्रमेयों पर आधारित सवाल यानी कि क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जिन क्वेश्चंस या जिन थ्योरम्स को करना है हमें, चलिए सीधे उस पर चलते हैं। देखिए, जो पहली थ्योरम है आज की क्लास की वो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के समअर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। देखिए, पिछली क्लास में भी आपने दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं ऐसी कुछ थ्योरम्स आपने की थी। अभी ऐसे कुछ रिलेशंस बाकी हैं, तो उन रिलेशंस को बेस बनाकर जो थ्योरम्स बनती हैं वो उसी में से एक थ्योरम आज आपको करनी है। क्या प्रूव करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो अगर आप लीजिए तो वो रेशियो बराबर होगा संगत कोणों के समअर्धक। समअर्धक मतलब बाइसेक्टर। क्या? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। संगत कोणों के समअर्धक रेखाखंडों के वर्गों के बराबर होंगे। यानी दोनों त्रिभुजों में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, संगत कोण होंगे। जैसे पहले ट्रायंगल में अगर ए एंगल लेंगे तो दूसरे वाले में डी लेंगे, यानी शीर्ष कोण लेंगे तो दूसरे वाले में भी शीर्ष लेंगे। पहले वाले में अगर बी लेंगे तो दूसरे वाले में उसी का साथी जो होगा ई वो लेंगे आप। जो भी मतलब फिगर जब बनेगा तो आप देखेंगे। संगत कोणों का समअर्धक अगर आप करिए, बाइसेक्टर करिए, तो एरियाज का रेशियो जो होगा वो उन बाइसेक्टर्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। कैपिटल ए, बी और सी हो गया ये, और ये डी, ई और एफ हो गया। दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें संगत कोणों के समअर्धक यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स के फॉर्म में आपको प्रूफ करना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने हैं तो अगर ए आपको लेना है तो ए के साथ डी ले लीजिए, या अगर बी लेना है तो बी के साथ ई ले लीजिए, या अगर सी लेना है तो सी के साथ एफ ले लीजिए। तो हम एंगल ए को ही लेकर चलेंगे और एंगल ए का बाइसेक्टर खींचेंगे। एंगल ए का जब बाइसेक्टर खींचेंगे तो ऐसा कुछ आएगा वो। और ऐसे ही एंगल डी का बाइसेक्टर खींच लेंगे। इसको आप कुछ नाम दे दीजिए, इसको L कह दीजिए और इसको M कह दीजिए। नाम बदलते रहा करिए ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि वही सेम प्रोसीजर तो नहीं है। बाइसेक्टर्स, इनके बाइसेक्टर्स होने का मतलब क्या है? इनके बाइसेक्टर्स होने का मतलब है ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और ये दोनों एंगल से आपस में बराबर हैं। ये बाइसेक्टर होने का मतलब है। तो सबसे पहले जो दिया गया है और जो प्रूव करना है उसको आप लिख लीजिए। क्या दे रखा है? दिया है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करती है ये बात? ये कहती है कि कोण A कोण D के बराबर है
कोण बी कोण ए के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। दूसरी बात, ये समरूपता की कंडीशन कहती है कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी और डी ई का रेशियो, बी सी और ई एफ का रेशियो और ए सी और डी एफ का रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ये और ये दोनों बातें हमको दे रखी, इसलिए हमने इसको समीकरण नंबर 1 बना लिया। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल, इन दोनों का रेशियो जो है वो बराबर होगा बाइसेक्टर्स के रेशियो के, यानी कि ए एल स्क्वायर और डी एम स्क्वायर के। एरियाज का रेशियो जो है वो इनके रेशियोज के, बाइसेक्टर्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए क्या किया जाए, सबसे पहले हम जानते हैं कुछ। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वही पहली थ्योरम, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे किसके, हम जानते हैं कि ये बराबर होते हैं भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। हम जानते हैं कि ये एरियाज जो हैं वो इसके बराबर होते हैं, ये हमें पता है। अब हम किसी तरीके से ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू ए एल अपॉन डी एम ले आए। ए बी और डी ई का रेशियो जो है वो ए एल और डी एम के रेशियो के बराबर अगर हम ले आए तो ए बी अपॉन डी ई की जगह पर ए एल अपॉन डी एम यूज करेंगे, यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। अच्छा, ये लाने के लिए ए बी और डी ई का रेशियो ए एल और डी एम के रेशियो के बराबर प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। और इनको समरूप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, पर्याप्त शर्तें होनी चाहिए। तो इनको समरूप, इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए पहले जो गिवन है उसको हम जरा यूज कर लें। क्या दिया गया है हमको, समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। बराबर है कि नहीं? अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इसका मतलब एंगल a/2 इधर हो जाएगा और एंगल d/2 इधर हो जाएगा, ये भी बराबर होगी इधर। भाई एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के बराबर हैं, ये दे रखा है हमको, दोनों को डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a/2 बराबर d/2 हो जाएगा। और क्योंकि AL जो है वो एंगल A की बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, अगर AL एंगल A का बाइसेक्टर होगा तो इसका मतलब AL जो है वो एंगल A को 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। बराबर बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है कि ये एंगल आपका a/2 है और ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ रहे हैं? भाई पूरा कोण A है तो AL जो बाइसेक्टर है वो इधर वाले को a/2 और इधर वाले को a/2 बना देगा। बाइसेक्टर होने का मतलब यही है कि जितना है उसका आधा आधा कर लेगा। ये A है तो a/2 इधर, a/2 इधर। और यही काम इधर भी, क्योंकि DM एक बाइसेक्टर है इसलिए ये वाला एंगल आपका d/2 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, d/2। बात समझे? यहां देखिए एंगल a/2 लिखा हुआ है। अगर एंगल a/2 लिखा हुआ है तो एंगल a/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAL। भाई ये a/2 जो है, a/2 किसकी वैल्यू है, BAL की वैल्यू ही तो है। BAL यही एंगल तो है आपका a/2।
तो A/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल BAL। और इसी तरीके से D/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, D/2 ये वाला, वो उधर वाला भी लिख सकते हैं। अगर उधर वाला इसमें लीजिए तो फिर इसमें भी दूसरी तरफ वाला लीजिए, लेकिन पहला पहला ही ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, EDM। ठीक, यहां पर लिख लेंगे क्योंकि AL तथा DM बाइसेक्टर हैं, AL तथा DM कोणार्धक हैं। यानी कि बाइसेक्टर है। ठीक, ये बात आ गई हमारे पास। ये बात जब आ गई तो अब जरा इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए, अब इसको और इसको यूज कर लीजिए एक साथ। लिखेंगे ट्रायंगल ABL तथा ट्रायंगल DEM में कोण BAL बराबर होगा कोण EDM के। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये हमने प्रूव किया है, सिद्ध किया है। और एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। B और E एक दूसरे के बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है। और अगर दो कोण बराबर हो गए, दो ट्रायंगल्स हों, उनके दो एंगल आपस में बराबर हों, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABL इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEM। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गए। अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दिस इंप्लाइज, अगर संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो AB/DE is equal to AL/BM AL/DM is equal to BL/EM। दिस इंप्लाइज ये तीनों आपस में बराबर हैं, दो को ले लीजिए। AB/DE हम बराबर यूज कर सकते हैं AL/DM के। AB/DE की ये वैल्यू होती है, मतलब ये आ गई, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। AB/DE का ये मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 से। क्या इक्वेशन नंबर 2 कहती है, ये कहती है ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा AB/DE के स्क्वायर के। तो AB की जगह AL और DE की जगह DM। AB का स्क्वायर लगा है तो AL का स्क्वायर, DE का स्क्वायर लगा तो DM का स्क्वायर। बस यही आपको देखिए जो हमें सिद्ध करना था, वो जो हमने लिखा था वही हमारा आ गया। बस यही आपका प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए इस थ्योरम को भी। ये सारी की सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज भी और डेरिवेशन वाइज भी। इनका डेरिवेशन भी महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट में जो फॉर्मूला आपको मिला है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखिए फटाफट, फिर हम चलते हैं अपनी अगली थ्योरम पे, या सवाल जो भी हो। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले में कहा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अर्थात समान क्षेत्रफल वाले समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन मतलब थ्योरम कह रही है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं, समरूप त्रिभुज हैं, और अगर उनके क्षेत्रफल भी बराबर हों, उनके एरियाज भी बराबर हों, तो वो एक्चुअली समरूप ना होकर वो सर्वांगसम होंगे, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या करेंगे देखिए,
अब इसमें देखिए आपको फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लेंगे सिर्फ ABC और DEF कोई, या बनाना चाहें बना लीजिएगा ऐसे ही रफली एक फिगर, कोई रचना वगैरह इसमें नहीं करनी है आपको। ये ABCDEF, क्या दिया गया है? दिया गया है दो त्रिभुज समरूप हैं और समरूप होने के साथ साथ उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तो सबसे पहले दिया है पहली बात क्या दे रखी है, दो बातें दे रखी हैं तो पॉइंट वाइज कर लिखेंगे। पहली बात दे रखी है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये बात क्या कहती है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एक तो ये बात दे रखी है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या बात दे रखी है? दूसरी बात कही गई है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो, इनके एरियाज जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब दूसरी बात जो दे रखी है वो कहा गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये दिया गया है। इसको अगर थोड़ा सा सुधार करें तो क्या होगा, DEF का क्षेत्रफल नीचे ले आइए तो त्रिभुज AB, मतलब ये दे रखा त्रिभुज ABC का और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमको दे रखा है। तो इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है, ये अगर इसको नीचे ले आइए तो क्या रिजल्ट बन के तैयार होगा उसको हम आगे यूज करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको नीचे ले आइए तो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल, अगर इसको आप नीचे ले आइएगा तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, क्योंकि ये जब नीचे ले आ जाएगा तो यहाँ पे 1 छोड़ के आएगा तो 1, तो इनका रेशियो जो है वो 1 के बराबर होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब इन दोनों समीकरणों को हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज कैसे करेंगे उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा गया है कि अगर इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है तो सर्वांग सम प्रूफ करने, तो इनका एरिया इक्वल है, इससे ये रिलेशन बन गया। अब जरा हम जानते हैं जो थ्योरम नंबर 1 से उसको यूज कर लें, लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये हम जानते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सारी की सारी संगत भुजाएं हमने ले ली हैं, क्योंकि सर्वांग सम प्रूव करना है तो सारी भुजाओं की हमको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए समझिएगा, जो हमें दिया गया था वो ये था। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है वो हमने इसमें नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, रह गया तो ऐसा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो दिया गया था उससे हमने एक रिलेशन बनाया था, इक्वेशन नंबर 2, उसमें ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल की वैल्यू बनाई थी, और जो हमको पता है उसमें भी ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल का कुछ मान है। तो दोनों ही इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर दीजिए। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर एक साथ यूज करें
समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डीईएफ का एरिया की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसकी जगह पर आप क्या रख दीजिए, यहां पर 1, यहां रख देंगे 1 इक्वेशन नंबर 2 से, और बराबर में क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर और इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब इनको एक साथ लेंगे तो एक रिलेशन में रिजल्ट मिलेगा, इसको इसको एक साथ लेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, और इसको इसको एक साथ लेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा। तो इंप्लाइज दैट लिखेंगे, यदि एक बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डीई स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू डीई। ए बी और डीई एक दूसरे के बराबर आ गए। इसी तरीके से 1 को दूसरे के बराबर लीजिए, यदि 1 इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, दिस इंप्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर या बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये दूसरी बात आ गई, यानी कि बी सी और ई एफ एक दूसरे के बराबर आ गए। और इसी तरीके से तीसरे को ले लीजिए, अगर यही 1 तीसरे के बराबर ले लीजिए, यानी 1 इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर आ जाए, मतलब ले लीजिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये तीसरी बात आ गई, यानी ये जो है ये एक दूसरे के बराबर आ गए। हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है और ए सी डी एफ के बराबर है। अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ तथा ए सी इक्वल टू डी एफ, दिस इंप्लाइज, अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम जानते हैं ये बात कि वो त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं, यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे, ऐसा हम जानते हैं। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। दो समान क्षेत्रफल वाले समरूप त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, ये बात हमने सिद्ध कर दी है। अब आप इसको प्रूव कर सकते हैं, मतलब आप इसको रिजल्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो इसको नोट कर लिए फटाफट। और ये हाँ, ये लास्ट थ्योरम थी एरियाज पर बेस्ड। अभी एक टाइप थ्योरम्स का और बचा है, लेकिन वो अभी कुछ क्वेश्चंस होने के बाद फिर वो टाइप आएगा। इसको नोट करिए, फिर कुछ सवाल लगाए जाएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। थ्योरम्स आपकी ये हो चुके हैं, वे सम क्षेत्रफलों पर आधारित। अब ये जो थ्योरम्स आपने प्रूव किए हैं, इन थ्योरम्स से जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं, जो फॉर्मूले आपको मिले हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके क्वेश्चंस को आपको लगाना है, उन्हीं पर आधारित सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सूत्रों पे आधारित है। क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है, ऊंचाइयां जो हैं वो दे रखी हैं, आप जानते हैं। अब देखिए बहुत
सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज, मान लीजिए ABC, वरना लिखते नहीं बनेगा, लिखेंगे माना दो समरूप त्रिभुज ABC तथा DEF हैं, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं मानेंगे तब तक आप लिखेंगे कैसे, जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः AM तथा DN है। तो इसका मतलब मान काहे का दे रखा है आपको, AM का दे रखा है 3 और DN का दे रखा है 4। वैल्यू किसकी निकालनी है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, इनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और इनकी ऊंचाइयां क्या हैं, AM और DN। तो हम जानते हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात AM और DN के स्क्वायर्स के बराबर होगा। अगर AM और DN ऊंचाइयां हैं, AM की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और DN की वैल्यू दे रखी है 4। AM का मतलब 9, मतलब ये हो गया 9, ये हो गया 16, यानी इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 9:16 या 9/16। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लिखना चाहें और अच्छा। इसका मतलब ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, अनुपात पूछा गया तो अनुपात में ही लिख दीजिए, अनुपात ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल नौ और 16 के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन से बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि थ्योरम्स को अगर आपने समझ लिया है, फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो सवाल आसान रहेंगे। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। EF की वैल्यू अगर आपको पता है तो BC की वैल्यू आपको निकालनी है। ABC और DEF हैं, तो देखिए कुछ है नहीं अब सवालों में। ABC एक ट्रायंगल बना लीजिए, ABC, और DEF एक ट्रायंगल बना लीजिए, DEF। EF की वैल्यू आपको दे रखी है 15.4 और BC की वैल्यू आपको निकालनी है, तो संगत भुजाएं ही हैं और क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं। ABC और DEF के क्षेत्रफल 64 और 21 हैं। ये 64 है और ये 121 है। गलत बन गया है फिगर, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बात से फर्क कोई पड़ता नहीं फिगर से, क्योंकि एक का 64 है, एक का 121 है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब BC स्क्वायर और EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ट्रायंगल ABC का एरिया कितना दे रखा है, 64। DEF का 121, BC हमें मालूम नहीं, EF 15.4, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू
15.4 अपॉन 121। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे कर दीजिए। 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11 और 11 चौक 44, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 11 11। ठीक, बाकी कोई कटेगा? बाकी अच्छा स्क्वायर भी है। दो पंचे 10, स्क्वायर अगर है तो फिर इसको काटने से कोई फायदा है नहीं। 154 के अगर फैक्टर्स करिए तो कितने आएंगे? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11, 8 अठाई 64। तो ये स्क्वायर रूट में आएगा आंसर, फिर तो सॉल्व होने जैसा तो नहीं लग रहा है फिगर। देख लीजिए एक बार डिजिट सही है कि नहीं है। नहीं अरे सब सही है यार, वैल्यू थोड़ा सा देखो गलत रख रहा। EF का स्क्वायर है ना, इसको साफ कर दीजिए। ये EF की वैल्यू 15.4 देखिए, तो EF का स्क्वायर है ना, तो 15.4 इंटू 15.4, ये वही कम हो रहा था, स्क्वायर रूट नहीं बन रहा था। BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4 अपॉन 121। सॉल्व करेंगे इसको तो कुछ बहुत खास है नहीं सॉल्यूशन में। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8, और ये 15.4 को 154 इंटू 154 लिखेंगे। नीचे 121 को 11 गुणे 11 लिखेंगे, और ये 15.4 का पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, दूसरे 15.4 का पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा। ये पूरा स्ट्रिक बन गया। इधर स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर आपका बचेगा BC, इधर जो जो चीजें दो दो बार हैं वो एक एक बार बचेंगी, स्क्वायर रूट का मतलब है। तो 8 इंटू 8 दैट इज 8। 154 दो बार है तो 154 एक बार आ जाएगा। 11 इंटू 11 एक बचेगा। 10 इंटू 10 एक बचेगा। कैंसिल कर दीजिए 11 से इसको, तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112, 8 चक्कू 32 और 8 एकम 8, 8 और 3 11, 14 अट्ठे 112 और अपॉन 10 दैट इज BC इज इक्वल टू कितना आ गया? एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके सवाल जो होंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, जो फार्मूला बेस्ड, ये है फार्मूला बेस्ड, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बहुत हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं खूब, तो इनको लगा लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। क्या कह रहा है अगला सवाल? दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा QR आपको निकालनी है, तो आप इस बार निकाल लेंगे। आप पहले का एरिया बटे दूसरे का एरिया इज इक्वल टू भुजाओं के स्क्वायर्स। क्या दे रखा है? ABC का है तो BC स्क्वायर, और PQR की QR स्क्वायर, यही तो होगा जो आप जानते हैं। इनका रेशियो आपको 9/16 दे रखा है। ये आपको BC की वैल्यू आपको दे रखी 4.5,
स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 4.5, क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही बना रहेगा, क्यू आर आपको निकालना है तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर उधर बाकी सब इधर, 4.5 इंटू 4.5 इंटू 16/9 ऐसा हो जाएगा। तो क्यू आर जब लिखेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 2 बार, 1 बार आ जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। पॉइंट ये वाला हटा दीजिए, नीचे 0 बढ़ जाएगा तो क्यू आर कितना हो जाएगा 45 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सॉरी डिवाइड कर 3 से, 15 3 45 तो ये हो जाएगा 15 इंटू 4/10। 15 3 45, 15 इंटू 4/10 तो ये कितना हो जाएगा 60/10 यानी कि 6। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। कहीं कैलकुलेशन वगैरह अगर मिस्टेक हो गई तो अपना चेक कर लीजिएगा, बाकी प्रोसीजर आप जानते हैं ऐसे ही। तो ये सब आसान आसान क्वेश्चन हैं, ऐसे ही लगेंगे। नोट करिए फटाफट, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट क्या करेंगे, इसको तो लगा ही लेंगे। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है तथा AB बराबर 2CD है। AB समांतर CD है और AB जो है वो CD जो है वो AB का 2 गुना है, सॉरी AB जो है वो CD का 2 गुना है। ट्रायंगल AOB का एरिया दे रखा है आपको, ट्रायंगल ACOD का क्षेत्रफल, ACOD का क्षेत्रफल नहीं होगा, ये ट्रायंगल COD, ट्रायंगल का सिंबल होगा, ये धोखे से A बन गया है, ठीक है। ट्रायंगल COD का क्षेत्रफल एक बार फिर भी कंफर्म कर लिया जाए। AOB और COD, हाँ त्रिभुज COD ही, ये ट्रायंगल COD ही है। ट्रायंगल COD का एरिया आपको निकालना है। अच्छा चलिए, ठीक सवाल है, बढ़िया सवाल है। कहा गया है ABCD जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है, तो एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए जरा। एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। और इस तरीके से बनाएंगे कि CD का 2 गुना AB है, यानी कि AB बड़ा है, ये AB हो जाएगा, ABCD ये हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज ABCD हो गया। इसमें AB और CD पैरेलल हैं। ये जो है AB ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। और AB इक्वल टू 2CD दे रखा है, वो भी लिखेंगे हम लोग। ट्रायंगल AOB का एरिया दे रखा है, AOB यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स को मिलाना पड़ेगा। डायगोनल्स को मिला लीजिए। ये और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसको आप क्या मान लेंगे, O। ट्रायंगल AOB का एरिया आपको मालूम है 84, तो COD का एरिया आपको निकालना है। ये आपको 84 मालूम है, ये आपको निकालना है, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, बढ़िया सवाल है, कठिन नहीं है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है।
एक ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, तो दोनों ट्रायंगल्स में रिलेशन क्या हो सकता है, ऐसा देखिए हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है वो सब चीजें आप लिख लीजिए। लिखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या है, AB समांतर किसके है, CD के। अब आप बताइए, अगर AB समांतर CD के है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है AB इज इक्वल टू 2CD। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2/1। ये तो होगा इस बात का मतलब। CD इधर ले आइए, 2 उधर रह गया, 2/1। अब जरा दोनों ट्रायंगल्स को एक साथ देख लीजिए, इस कोण, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को एक साथ लीजिए। लिखेंगे ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल COD में अगर इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो हम देखेंगे कि क्योंकि AB समांतर है CD के और BD तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण। क्या लिखेंगे? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल CDB या एंगल BDC। एंगल AOD, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BDC। और क्यों बराबर होगा? ब्रैकेट में आगे लिख देंगे एकांतर कोण। इसी तरीके से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी एकांतर कोण हैं। AB और CD समांतर हैं और AC तिर्यक रेखा है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। ये भी क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं। और अगर इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। इसका मतलब ये और ये समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों के बारे में एक थ्योरम आप जानते हैं। अगर ये दोनों समरूप हैं तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल COD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा? संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा, तो वर्गों के अनुपात के बराबर। तो AOB का क्षेत्रफल, AOB का हमने पहले लिया, तो AOB की भुजा एक पहले लेंगे, AB ले लेंगे पहले। AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर, दूसरे वाले त्रिभुज की CD स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। समीकरण 1 में देखिए AB अपॉन CD की वैल्यू आपने 2/1 निकाली है, तो ये आपकी हो गई 2/1 का स्क्वायर। और ट्रायंगल AOB का एरिया आपको दे रखा है 684, तो ट्रायंगल AOB का एरिया 84 आप रख लेंगे और नीचे लिखेंगे ट्रायंगल COD का क्षेत्रफल, यानी कि 84 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/1। यानी आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल COD जो होगा वो किसके बराबर होगा? COD उधर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 84 अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 सेंटीमीटर
स्क्वायर जो होगा वो ट्रायंगल COD का एरिया आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं ये, तो इनको आप जरूर अच्छे से लगाइए, नोट करिए इसको। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है लीजिए। हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे अपने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 4.5 है तो छोटे त्रिभुज की संगत ऊंचाई बताइए। वही है, सब सेम क्वेश्चंस हैं, घूम घूम के आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड। क्षेत्रफलों अलग अलग दे रखे हैं, एक की ऊंचाई दे रखी है, दूसरे की ऊंचाई निकालनी है। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होता है वो ऊंचाइयों के अनुपात के, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पहले का एक का दे रखा है 81, दूसरे का दे रखा है 49। बड़े त्रिभुज की ऊंचाई आपको 4.5 दे रखी है, तो बड़ा मतलब 81 वाला। अगर 81 वाले की 4.5 दे रखी है तो ऊपर आप 4.5 रखेंगे और नीचे वाला निकालेंगे। मान लीजिए इसी सवाल में कह दिया जाता, ऐसे ही सवाल होता, एक का त्रिभुज क्षेत्रफल 81, दूसरे का 49 है, छोटे त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी तो बड़े की निकालिए। तो आप जल्दबाजी में एग्जाम में क्वेश्चन गलत करेंगे, इधर 81/49 रखेंगे और उधर जो दे रखी है ऊंचाई वो पहले रख देंगे और बाद में नीचे वाले निकालेंगे। ऐसा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जो ऊंचाई दे रखी, जो माध्यिका दे रखी, जो भुजा दे रखी है वो बड़े ट्रायंगल की दे रखी है या छोटे ट्रायंगल की दे रखी है, पहले ट्रायंगल की दे रखी है या दूसरे ट्रायंगल की दे रखी है। अगर पहले की दे रखी है तो पहले वाले के सामने उसको यूज करेंगे, दूसरे की दे रखी है तो दूसरे के सामने उसको यूज करेंगे, तब सवाल को आगे लगाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सवाल में कुछ है नहीं, बस फटाक से आंसर आपका मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 4.5 स्क्वायर इंटू DN, इधर 81 नीचे, 49 और बटे 81 कितना हो जाएगा। DN अगर आप निकालना चाहें तो कितना आएगा, ये 4.5 बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा, 49 का 7 बचेगा और इसका 9 बचेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप हटा दीजिएगा तो यहां बचेगा 10। DN जो होगा 9 × 5 = 45, 5 बार कट जाएगा, इंटू 7/10, 7 × 35/10 दैट इज 3.5। ये आंसर हो जाएगा। तो आसान आसान क्वेश्चन है, इनको फटाफट आप लगाइए, अपने आप ही लगाने वाले हैं, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अगला सवाल क्या है, एक ट्रायंगल ABC की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E हैं। DE समांतर BC के है और त्रिभुज ABC दो बराबर भागों के क्षेत्रफलों में बटा हुआ है। ठीक, तो BD अपॉन AB का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन है। कहा गया है एक त्रिभुज ABC है, तो एक ट्रायंगल ABC बनाइए जरा। ABC हो गया ये ट्रायंगल। उसके बाद कहा गया इसकी भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और E पॉइंट्स हैं। तो AB पर एक पॉइंट D ले लीजिए आप, और AC पर एक पॉइंट E ले लीजिए आप, मिला दीजिए इनको। फिर कहा गया DE समांतर BC है, तो यानी ये जो है DE और BC एक दूसरे के समांतर हैं। ABC दो बराबर भागों के क्षेत्रफलों में बटा हुआ है। DE जो लाइन खींची हुई है आपने, इस लाइन से ABC जो है वो दो बराबर भागों के क्षेत्रफलों के भागों में बटा हुआ है। यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है एक दूसरे के। ट्रायंगल ADE का एरिया और इस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल जो है वो एक दूसरे के बराबर है, ऐसा आपको दिया है। तो आपको BD अपॉन AB का मान निकालना है, BD अपॉन AB की वैल्यू निकालनी है, BD अपॉन AB की वैल्यू निकालनी है।
BD अपॉन AB। चलिए ठीक, शुरू किया जाए सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिया है वो यूज कर लें। हमसे कहा गया है कि DE और BC एक दूसरे के समांतर हैं, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF में DE समांतर है BC के। दिस इंप्लाइज, अगर ये दोनों समांतर हैं, तो बताइए ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि DE और BC समांतर रेखाएं और AB तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण। इसी तरीके से AC तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों संगत कोण। अगर ये संगत कोण है तो ये बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? एंगल D इज इक्वल टू एंगल B और एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। क्यों बराबर हैं? क्योंकि संगत कोण है, ये भी दोनों क्या है? संगत कोण है। अब जरा दोनों त्रिभुजों को देख लीजिए। ट्रायंगल ADE तथा पूरा त्रिभुज ट्रायंगल ABC में, पूरे त्रिभुज में एंगल A जो है वो तो उभयनिष्ठ है, दोनों में है। भाई ऊपर वाला ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल को अगर एक साथ देखें तो कोण A तो दोनों में है, और छोटे वाले ट्रायंगल का कोण D और बड़े वाले ट्रायंगल का कोण B बराबर, छोटे वाले ट्रायंगल का कोण E और बड़े वाले ट्रायंगल का कोण C बराबर, यानी तीनों कोण आपस में बराबर। ये उभयनिष्ठ है, एंगल B बराबर एंगल D है, एंगल C बराबर एंगल E है। कैसे है? क्योंकि हम ये सिद्ध कर चुके हैं, प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दैट। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल ADE जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल ABC के। ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा ये बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। संगत भुजाएं क्या हैं? DE और BC भी ले सकते हैं हम, ठीक है, DE और BC भी ले सकते हैं, या AD और AB भी ले सकते हैं। तो चलिए AD और AB लेते हैं फिलहाल। AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। अब कुछ और सवाल में सवाल में कहा गया है कि ये जो DE लाइन खींची गई है ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है। इस बात का मतलब ये है कि ट्रायंगल ADE का एरिया जो है वो अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एरियाज जो हैं वो पूरे त्रिभुज के एरिया के आधे हैं। ट्रायंगल ADE का एरिया और ये नीचे वाले एरिया, ये एरिया अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ADE का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, क्योंकि ये दोनों भाग बराबर बराबर है। बराबर बराबर होने का मतलब ये है कि ऊपर वाला पूरे का आधा है और नीचे वाला भी पूरे का आधा है। तो दिया है, क्या दिया है? दिया है ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक। इसका मतलब ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल और नीचे आप ले आइए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, तो ये बराबर किसके होगा? 1/2 के। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अगर एक साथ यूज करें
समीकरण 1 और 2 को अगर एक साथ यूज करें तो क्या कह सकते हैं हम, इसकी वैल्यू 1/2 आई है, तो यानी AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 1/2। ठीक, यानी AD अपॉन AB की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आप नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बस, अब इक्वेशन नहीं बनाई, इसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, AB उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2AD। AB इज इक्वल टू √2AD। अब क्वेश्चन में क्या लाना है हमें BD अपॉन AB की वैल्यू चाहिए, यानी BD चाहिए और AB चाहिए। हमारे पास क्या है, AD है और AB है। AB हमको चाहिए तो वो तो ठीक आया है, लेकिन AD जो आया है वो हमको नहीं चाहिए, हमको AD की जगह पर BD चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस AD को BD में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, AD को क्या लिख सकते हैं, इस AD को देखिए क्या लिख सकते हैं हम, अगर पूरे AB में से BD को माइनस कर दीजिए तो AD बचेगा। तो AD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB माइनस BD, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। AB इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा √2AB और माइनस √2BD। AB को इधर ले आइए। अब आप एक काम करिए, इधर का नोट कर लीजिए, मैं इधर लेके आ रहा हूं, उधर लिखते नहीं बन रहा है। BD वाले को इस तरफ ले आइए और AB वाले को उस तरफ ले जाइए, क्योंकि नेगेटिव ना रखिए। √2BD इधर आ जाएगा, ये √2 है और ये BD है, तो √2BD यहां रहेगा, इधर आएगा और वो उधर जाएगा, तो √2AB और माइनस में AB जाएगा ये, तो √2BD इज इक्वल टू √2 माइनस 1 और ये AB हो जाएगा। AB नीचे आ जाएगा, BD अपॉन AB इज इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2। बस यही आपको निकालना था, BD अपॉन AB की वैल्यू निकालनी थी, BD अपॉन AB की वैल्यू ये आपको मिल गई। बस यही आपका आ गया आंसर। ज्यादा से ज्यादा √2 की वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। BD अपॉन AB की वैल्यू चाहिए थी, वो आपको मिल गई। इस तरीके से सवालों को लगाया जाता है इन क्वेश्चंस को। जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे, अपने आप लगाएंगे इनको, 2-2 4-4 बार एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे, नए क्वेश्चंस को लगाने के लिए सोचने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोचा जाए, तभी ऐसे सवाल समझ में आपको आएंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आप ले लीजिए। और बस इसी सवाल के साथ आज की क्लास को हम लोग रोकेंगे यहीं पर। और जो भी क्वेश्चंस आपके बाकी हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं ट्रायंगल में, और ट्रायंगल के बाद अभी सर्कल पढ़ना बाकी है। सर्कल में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी चीजें हैं, तो वो बाकी है। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। नई थ्योरम्स और नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।